नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का फॉर्मूला है हमारे पास क्लास, अगर हमें वो कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ठीक है, अगर उसने हमें कहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो आप फाइंड करें, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और ए के ऊपर डैश भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब ये कि ए का कॉम्प्लीमेंट। अब उसने हमें कहा ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास u माइनस ए, ये फॉर्मूला है। अगर वो कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस बी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट जब वो कहेगा ना, तो उसने ए की वैल्यू दी होगी। अब u की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, तो u की वैल्यू आपने ऐसे लिखनी है कि उस वैल्यू में a की अगर उसने वैल्यू दी हुई है ना, तो वो a की वैल्यू के जो नंबर्स है ना वो सारे के सारे u में आए। मतलब आप ऐसा करें, अगर उसने a की वैल्यू दी हुई है ना 1 2 3 4 एंड 5, ये उसने ए की वैल्यू दी है, वो कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू की वैल्यूज आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। मतलब आपने यू की वैल्यूज ऐसी लिखी हैं कि उसमें ए की वैल्यूज भी हैं। ठीक है, इस तरह हमने u की वैल्यू लिखनी। आप ऐसा करें, आपने u की वैल्यू जब भी लिखनी है ना, तो आपने 1 to 10 तक लिख लेनी है। ठीक है, ये होगी u की वैल्यू माइनस a। अब हमने माइनस कैसे करना है, a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 1 भी कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास नंबर 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये जो भी हमने पढ़ा है ना, ये सारा एक्सरसाइज 2.2 में ना आपके काम आएगा। सबसे पहले आपको ना वेन डायग्राम को समझना चाहिए, वेन डायग्राम क्या होती है। ठीक है, वेन डायग्राम समझेंगे तो ये जो 2.2 है ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है, अब सबसे पहले u की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 और ये जा रही है 10 तक। a की वैल्यू हम खुद ही लेट कर लेते हैं, वो है 1 और 2। b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 एंड 3। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि वेन डायग्राम बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो वेन डायग्राम को बनाने के लिए मैं कोई फिगर चूज करूंगी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोई फिगर को चूज करूंगी। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर है और ये इसका यूनिवर्सल सेट है। अब उसने कहा है ए और बी का वो बनाए, वेन डायग्राम बनाए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, ये मैंने ये एक सर्कल लगाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ए के तमाम तरह एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं। देखें, ए की वैल्यूज हैं 1 2, बी की वैल्यूज है 1 2 एंड 3। ए के तमाम तरह एलिमेंट तो बी में मौजूद हैं, ये जो 3 है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन ए के तमाम तरह एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए मैं इसी के ऊपर एक सर्कल लगाऊंगी। ये हमें शो करेगा ए की वैल्यूज है ना 1 एंड 2, बी की वैल्यूज हैं, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया 1 2 एंड 3। ये मैं खुद आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये आपने ऐसे नहीं करना जब आपने ओरिजिनल कर रहे हैं ना, ये इस तरह आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स मौजूद थे बी में, इसलिए मैंने ए के अंदर ही बी का एक सर्कल लगा दिया। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड करें, क्योंकि ये जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, उसने यही कहा है। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, सब वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। मतलब ए यूनियन बी में इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3। ए बी दोनों ही वैल्यूज इकट्ठी होगी ना। आपने जब भी
वेन डायग्राम का फाइनल रिजल्ट निकालना है ना, तो आपने उसको शेड करना है, ठीक है। ये हम कौन सी डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए के तमाम तरह एलिमेंट बी में मौजूद है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा सबसेट होता है, इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए यूनियन बी निकालेंगे, ए के तमाम तरह एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि ए बी सारा का सारा शेड होगा। अब हम इस सारे के सारे को शेड कर देंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो उसमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, इसलिए हम इस तरह इस सारे के सारे को शेड कर देंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने ए इंटरसेक्शन यूनियन बी भी निकालना है वेन डायग्राम बनाते हुए, और ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। इसी तरह इंटरसेक्शन बी की बनाते हैं। अब ए इंटरसेक्शन की बी बनाए तो ए की वैल्यूज थी हमारे पास 1 और 2, और बी की वैल्यूज थी हमारे पास 1, 2 और 3। ए के तमाम तरह एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसका मतलब ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो हम ए का जो है ना, इसको हम ना कर देंगे इसको हम शेड कर देंगे, क्योंकि ए जो बी की वैल्यूज हैं वो ए में मौजूद है, ठीक है। इसलिए हमने इस ए को शेड कर दिया कि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। इंटरसेक्शन में हम सेम सेम लिखते हैं, इन दोनों में सेम है हमारे पास 1 और 2, ये सेम आया। 1 और 2 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो हम ए को शेड कर देंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यूनियन बी निकाला था तो 1, 2, 3 आया था। 1, 2, 3 ए में भी था और बी में भी था, इसलिए हमने उस सारे को शेड कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो इन दोनों में सेम हमारे पास क्या है, 1, 2 आ रहा है। इंटरसेक्शन में जो सेम हो उसे हम लिखते हैं, और 1 और 2 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, इसलिए हमने ए सारा का सारा शेड कर दिया, बी को शेड नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने वेन डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें, वो है हमारे पास बी इज द सबसेट ऑफ ए। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है। उसमें उसका कॉन्सेप्ट आप देखें, उसमें बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के तमाम तरह एलिमेंट्स जो है ना वो ए में मौजूद हैं। जब बी यूनियन ए निकालेंगे तो जो है हमारे पास बी की वैल्यूज भी आ जाएंगी और ए की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इसी तरह हम ए की वैल्यू सर्कल लगाएंगे, बी का भी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम बी लिखेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने बी दिया हुआ, बाद में हम ए लिखेंगे। मतलब बी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए में मौजूद हैं। बी भी आ गया और ए भी आ गया। सबसे पहले अगर हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें हम इस सारे को शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं ना तरतीब से। अब इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ बी की वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसमें हम जो बी वाला है ना, इस तरह बनेगा ना, पहले बी का शेड फिर ए का शेड। अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो जो ए की वैल्यूज होंगी वो तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बी का सबसेट है ना ए, मतलब बी के तमाम तरह एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। बी की वैल्यू आएगी तो बी का जो शेड होगा ना, सर्कल होगा, उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें, वो है हमारे पास क्लास नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने इसको फाइंड करना है। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं, एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फॉर्मूला था u माइनस ए, मतलब ऐसा सेट जिसमें वो तमाम वैल्यूज मौजूद हों जो सेट ए में मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करवाया और उसमें हम ए को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल। हमने एक सर्कल लगाया को हमने नाम दे दिया ए का, ये होगी हमारी ए की वैल्यू। बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, वो हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें वो कह रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हमें पता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ए की सारी वैल्यूज आएंगी और ए कॉम्प्लीमेंट की भी सारी वैल्यूज आएंगी। अब ए भी सारा का सारा लिख दो और ए कॉम्प्लीमेंट भी सारा का सारा लिख दो और ए यूनियन ए फाइंड करो, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये बाहर वाला सारा का सारा हिस्सा, ठीक है। अगर हमने, अब देखें मेरे गौर से बात सुने, उसने हमें कहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी ना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसमें ए भी सारा का सारा आ जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट भी सारा का सारा आ जाएगा।
इसलिए हम ए यूनियन ए में इस सारे को ना जो शेड कर देंगे, क्योंकि उसने हमें यूनियन में ही कहा है। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, सबसे पहले इसको शेड कर देते हैं। ये हमने शेड कर दिया, ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ गए। जब भी ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया जाता है ना, तो हमारा आंसर जो है ना वो ये यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में आता है, जो कि हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, हमने ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को इकट्ठा करके लिखे ना, तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो ये बाहर की सारी वैल्यूज होती हैं, और इसी को हमने शेड कर दिया। हमने ए को भी अंदर शेड किया, वो क्यों? क्योंकि यूनियन में सारी की सारी चीजें शेड होती हैं। ठीक है, अगर कहीं से भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दे दूँ। क्लास इसका सेकंड लास्ट पार्ट देखिए, उसमें वो कह रहे हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अभी मैंने आपको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन बताई है। ऐसे सेट जिनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक मौजूद नहीं होता, उससे हम डिसजॉइंट सेट करते हैं। किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक मौजूद नहीं होता मतलब वो दोनों जो है ना, ए की और बी की वैल्यू जो वो सेम ना हो। ठीक है, अब हम एक रेक्टेंगुलर को ना ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि अब उसने पहले कह दिया कि ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए हम ए का अलहदा सर्कल बनाएंगे और बी का अलहदा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने डिसजॉइंट कह दिया इसलिए हम अलहदा अलहदा बनाएंगे। अब क्योंकि आप उसकी स्टेटमेंट ही देखें ना, अगर एक्सरसाइज 2.2 की, तो उसमें कह रहा है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें वेन डायग्राम बनानी है, किसके जरिए? ए यूनियन बी के जरिए और एक इंटरसेक्शन बी के जरिए। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी में क्लास हमें पता है कि सारी चीजें आ जाती हैं, सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब ए की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी और बी की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसलिए हम ए भी सारा का सारा शेड कर देंगे कलर से, किसी भी चीज से, पेंसिल से, और बी भी सारा का सारा शेड कर देंगे। ये बन गई किसकी डायग्राम? ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। अब इसी तरह हम ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इंटरसेक्शन में तो हमारे पास सेम होने चाहिए, लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि ये डिसजॉइंट है, मतलब किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सेम होते हैं, तो इसलिए इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें कह रहे हैं ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि जिस सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ए यूनियन बी का जो आंसर है ना हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको ना रिप्रेजेंट करने से पहले आप फिर इसकी देखेंगे ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में कोई ना कोई ओवरलैपिंग ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी मौजूद हो। अब ना तो ये सेम है और ना ही इनका नल सेट आंसर आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह तो हम लिख नहीं सकते ए और उसी के अंदर बी, क्योंकि ओवरलैपिंग आ गया, इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे ए और उसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी मौजूद होगी, उसी के साथ हम बना देंगे बी, क्योंकि ओवरलैपिंग आ गया ना, इसलिए हम ए के साथ बी बना देंगे। अब हमने ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में हमें पता है हम सारी वैल्यूज को शेड कर देते हैं, इसलिए ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी में सारी की सारी वैल्यूज आ जाती। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो उसकी हम अलहदा से वेन डायग्राम बनाएंगे ए और बी। अब देखें, इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में हो, सेम हो। दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है? ये ए में भी है और ये बी में भी है, इसलिए हम इस सारे को शेड कर देंगे, बाकी सारे को शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।